तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, मेंटर, आपका बड़ा भाई अनमोल। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट 10 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को बिना किसी देर से स्टार्ट कर। हमारी 11th अकाउंटिंग टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ऑल द डेट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स ड्यू टू द हिज इलनेस, डेथ, इंसॉल्वेंसी और ड्यू टू अनसाउंड माइंड। बैड डेट्स का सीधा सा मतलब है कि भाई, आपका जो पैसा है वो, जैसे मान लिया, एक एग्जांपल मानते हैं। आप बिजनेस मैं एक बिजनेस खोला है और आप कस्टमर हो, आप मेरे पास आए। आपने बोला कि भैया मेरे को 1 महीने के लिए उधार चाहिए। मैंने बोला ओके। तो मैंने आपको वो उधार दे दिया। अब लेकिन उधार देने के बाद ऐसे 1 महीना बीतता है तो आपने वो पैसे मेरे को नहीं दिए। तो वो क्या बन गए मेरे लिए? क्या बन गए? वो बैड डेट्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। डेटर्स मतलब देनदार, जो कि पैसा देगा, जो कि आप लोग हैं। तो यस, आपको बैड डेट समझ आ गया कि वो वाले पैसे जो कि नहीं मिले हैं कस्टमर से, उसे बोला जाता है बैड डेट्स। ये सप्लायर से नहीं मिले, ये कस्टमर से नहीं मिले, किसी भी कारण के कारण, देखिए आपकी बीमारी हो, आपकी डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंसी एक्ट में दोस्तों पढ़ा होगा पहले ही टर्म में, इंसॉल्वेंट, जो कि भाई बैंकरप्ट है बंदा, या उसका अनसाउंड माइंड है। यस, उसका ये अनसाउंड माइंड, ये वो पागल हो गया है। तो वो आपको वहां से पैसे नहीं मिल सकते। वैसे कि लॉ में बताया ही जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव उसका पैसा देगा। बट अकाउंटिंग टर्म में ये बताया गया कि बैड डेट से पेयर वो वाले डेट से जो कि डूब गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। बैड डेट से रिकवरी। अब इसका उल्टा होगा। बैड डेट्स क्या होगा? जहां से पैसा नहीं मिला तो बैड डेट्स रिकवरी में वहां से पैसा मिल जाएगा। कि हमने पहले जो डेट्स है ये हमने रिपोर्ट किए थे बैड डेट्स के रूप में, कि मैंने जो बोला कि कस्टमर महीने के बाद आया, उसने पैसा नहीं दिया, क्योंकि गायब भी हो गई, एकदम सही अनसॉल्वमेंट हो गई, उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, जो मर्जी हुआ। लेकिन वो एकदम से मान ले उसका रिप्रेजेंटेटिव पैसे दे रहा है, या वो खुद, जैसे डेथ के केस में रिप्रेजेंटेटिव देगा, वो वापस तो नहीं आएगा पैसे देने। लेकिन ये मान ले वो बैंक करप्ट हो गया, उसके मान ले उसके बाद वो बैंक करप्ट नहीं हुआ, उसके एकदम से पैसा आ गया उसके बैंक अकाउंट में, तो वो मेरे को पैसा दे देगा। तो पहले रिपोर्ट कैसे किया मैंने? बैड डेट्स के रूप में, लेकिन बाद में रिकवर क्या हो गया? बैड डेट रिकवरी हो गया उस डेटर से। तो 13 वाली कौन सी है? हमारी एंट्री। अब भाई ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा था। ट्रांजेक्शन क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन मतलब कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गई। अब भाई कहीं तो कहीं उसको रिकॉर्ड करना ही है। जैसे मान लें कस्टमर, आपका एक बिजनेस है, लाखों कस्टमर, लाखों तो नहीं, हजारों कस्टमर आपके बिजनेस आते हैं, रोज कस्टमर आते हैं। अब उसमें से कोई मान ले 500 कस्टमर उधार सामान लेता है, या 600 कस्टमर उधार में सामान खरीदता है। तो क्या आपको हर किसी का नाम याद होगा कि किसने यहाँ पे राम ने लिया या श्याम ने लिया उधार, के कल उसने पैसा दे दिया? तो ऐसे घेर में रहता है। उसके लिए क्या बनाया जाता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम एंट्रीज रिकॉर्ड्स करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हुई जाती है उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे बोला जाता है एंट्री। ये भी इजी है। तो हमारे उसके बाद क्या है? रिबेट। रिबेट क्या है? एक रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। रिडक्शन एक तरह का, मतलब कि एक तरह का डिस्काउंट माना जाता है रिबेट को। रिबेट एज सिमिलर एज डिस्काउंट माना जाता है। इसकी मैं एग्जांपल भी एक अच्छे से लिखी कि सप्लायर ने ऑफर किया 5% रिबेट ऑन द परचेज ओवर 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर आया, मैंने बिजनेस मैन, आप कस्टमर हो। मैंने अब बोला आपको, जब मेरे शॉप में जो मान लिया आपने गुड्स परचेज किए 10,000 के ऊपर, तो मैं आपको रिबेट दूंगा 5% का। तो ये आपने जो मान लिया 10,000 के ऊपर आपने गुड्स परचेज किए तो 5% रिबेट आपको मिल जाएगा। रिबेट मतलब कि डिस्काउंट एक तरह का। तो ये भी इजी सी है। उसके बाद ऑडिट। ऑडिट का क्या मतलब होता है? वेरिफिकेशन ऑफ द लेजर अकाउंट विद अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये लेजर अकाउंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना बता दूं कि ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के चेकिंग करना, एक तरह का ऑथेंटिकेशन देना, ये ठीक है कि नहीं। एक ऑडिट कौन करता है? एक ऑडिटर होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कि आपने बुक्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज तो नहीं की हुई है, आपने कोई डेट को चेंज तो नहीं किया हुआ है, आपने जितनी क्वांटिटी मंगाई हुई है अपने गुड्स की, क्या वही इतनी आई है, या उसमें से कम आई है, ज्यादा आई है? तो मतलब कि जैसे मान ली मैंने एक सप्लायर से 12 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया हो, लेकिन अपनी बुक्स अकाउंट में कितना लिख रहा हूँ? 10 लिख रहा हूँ। तो क्या वो क्या सेम रहेगा? तो नहीं, तो वहां से ऑडिट करना पड़ता है। तो ऑडिट की क्या डेफिनेशन? की एक तरह का ऑडिटर आता है, वेरिफिकेशन करता है आपके लेजर अकाउंट को विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे आएगा, जो कि है यहाँ पे बता देता हूँ मैं, वॉचेस के रूप में आएंगे ये। तो वॉचेस में नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे 16 वाले पॉइंट में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? ये इजी से आप जो इजी जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि 12 मंथ का पीरियड होता है। अब सीधा सी याद करना कि 12 मंथ जब भी होंगे, एक साल होगा, तो वो अकाउंटिंग पीरियड माना जाएगा। अगले कैलेंडर ईयर कौन सा? कैलेंडर ईयर मतलब टाइम ऑफ द 12 मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम द 1st जनवरी टू द 31st ऑफ दिसंबर।
कैलेंडर ईयर क्या माना जाएगा, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी में खत्म हो जाता है। मतलब कि हमने इस डेट से स्टार्ट करके इस डेट में इतनी, जहां तक एंडिंग है वहां तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट रिपोर्ट करनी है। इतना समझ आएगा। फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब, फाइनेंशियल ईयर भी 12 मंथ का होता है, लेकिन स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम तीनों एकदम से पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ द 12 मंथ इस, जो भी 12 महीने बोलते हैं उसको अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। कैलेंडर ईयर में क्या होता है, कैलेंडर ईयर मतलब 12 महीने का होता है, लेकिन ये 1 जैन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म हो जाता है। बट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये भी 12 महीने का ही होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च में, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में ये खत्म हो जाता है। तो जो मैंने अपने एक टर्म आपको पढ़ाई ना ऑडिट में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो भाई अब ऑडिटर आएगा तो किसी कहीं ना कहीं तो मतलब मिलाएगा अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को कहीं ना कहीं मिलाएगा कस्टमर के वोचर्स से या किसी भी वोचर से मिलाएगा। तो वोचर्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर अ परचेज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट आर नोन एज द वोचर। वोचर में भी डिफाइंड एज, ये एक तरह की डेफिनेशन में लिखी हुई है अलग से, जो कि मेरे को ठीक लगी। तो यहाँ पे इसने बताया कि वोचर्स में भी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द एंट्री अपीयरिंग इन द बुक्स। जे आर बटली बॉय ने ये लिखी हुई है डेफिनेशन। तो आपको एक तरह से समझा दूं कि एक वोचर्स क्या है। वोचर्स है एक तरह का एविडेंस। अब जैसे मान लिया कि कस्टमर ने गुड्स परचेज किए हमसे, काफी क्वांटिटी में लिए, जैसे मान लिया @ उसने 10,000 के गुड्स परचेज किए हमसे। तो कस्टमर को हमने क्या दिया, एक मिनट, यस, तो कस्टमर को हमने वोचर्स दिए उसके बदले में। वोचर्स का क्या काम है, एक तरह का बिल दिया। बिल एक हमारे पास भी रहेगा, एक कस्टमर को दिया जाएगा कि हमने इसको @ 10,000 का गुड्स हमने दिए हैं। तो जब ऑडिटर आएगा तो दोनों को मिला के चेक करेगा कि हाँ भाई इसने इतना लिए, इसने इतना दिया। तो वोचर क्या कितना काम करता है, एक तरह का एविडेंस का काम करता है। भाई वो आपको समझ आएगा कि इस यहाँ पे ये वाली लाइन या पढ़ लो, ये वाली आपको एग्जाम में निकल तो भी सही होगा कि वोचर्स में भी डिफाइन एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द स्पॉट ऑफ द एंट्री। एंट्री की बात की थी हमने कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है वो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी कागजी हम काम करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। वोचर्स क्या करते हैं, घर का एविडेंस डॉक्यूमेंट बन जाता है कि ऑडिटर के लिए। तो ये एक तरह का इंटरलिंक होगा दोनों, जब पढ़ना चाहो तो। 20 लास्ट वाली कौन सी है आज हमारी, तो टर्नओवर क्या होता है भाई, टर्नओवर मतलब कि टोटल सेल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर में जो कौन सा फाइनेंशियल ईयर में करेगा या कैलेंडर ईयर में करेगा। टोटल सेल मतलब क्या है, सेल मतलब कि अपने गुड्स अपने साल, एक पर्टिकुलर साल में कितने अपना अपना गुड्स बेच दिए, टोटल सेल्स की कितनी हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या क्रेडिट की सेल की हो। क्रेडिट सेल मतलब क्या है, उधार में सामान बेचा हो। कैश सेल मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट में सामान बेचा हो। इक्वल टू टोटल सेल, ये मैंने इजी फॉर्म में लिख दिया कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल मानी जाती है। तो वो आपका क्या बनता है, टर्नओवर कितनी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो समझ आ रही है। मैंने अभी 20 अकाउंटिंग टर्म्स लिख दी हैं। यस हाँ, 20 अकाउंटिंग टर्म्स हमने लिख दी है, तो हमारी अभी 30 अकाउंटिंग टर्म्स और बचती है। वीडियो को ऐसे देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे।